हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मुस्कुराते रहिए आप सभी लोग। आज का हमारा लेक्चर जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान पर बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अधिगम में कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल भी हम लोग को देखने को, सिद्धांत देखने को मिलते हैं, जहां हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप कोट लेविन का नाम सुने हैं तो यूपी टेट के एग्जाम में कोट लेविन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कोट लेविन पर ही संबंधित होगा, जहां पर इनके सिद्धांत में कुछ नाम बताए गए उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिए, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको नोट डाउन करते चलें। क्योंकि हमारा जो स्कीमा है, मेंटल ऑपरेशन है, एक लिमिट तक ही चीज़ों को बर्दाश्त कर सकेगा, उसके बाद फट जाएगा। आप जानते हैं कि फ़ोन की मेमोरी भर जाए तो फ़ोन हैंग हो जाता है। उसी तरह हमारी मस्तिष्क में नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें डिलीट होती हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना। तो पेन के माध्यम से अपने रजिस्टर में इन सब बातों को आप नोट किए। बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है ये जानकारी आप लोगों के लिए। तो आइए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोट लेविन का क्षेत्रीय वातावरण का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हो, क्षेत्रीय को फील्ड के नाम से जानते हैं, तो इंग्लिश में इसका नाम बनता है फील्ड थ्योरी। किसने दी? कोट लेविन। अब देखिएगा, ये कोट लेविन साहब जो हैं, जिनका जन्म जर्मनी का रहने वाला है, जर्मनी में जन्म हुआ, जर्मनी का रहने वाला है। देखिएगा, 1912 में जर्मनी में एक विचारधारा का जन्म हुआ था, जिसे गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। जर्मनी में 1912 में गेस्टाल्टवाद विचारधारा का जन्म हुआ था, जो यह मानती थी, गेस्टाल्टवाद यह विचारधारा मानती थी कि कोई भी चीज जो होती है वो संपूर्ण होती है, समग्र होती है, एक होती है। यानी कि गेस्टाल्टवाद ये बताना चाह रहा है, आप किसी भी चीज का अध्ययन करना चाहो तो सबसे पहले उसकी संपूर्णता का अध्ययन करो, उसका पूरा होल अध्ययन करो। जैसे कि मैं आपसे कहूं, आपकी जो बॉडी है, क्या आपकी बॉडी को हाथ के नाम से जानते हैं, या पैर के नाम से जानते हैं, या नाक के नाम से जानते हैं? ये तो उसके अंग हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से जो चीज है वो तो बॉडी है ना आपकी। तो वो यही बताना चाहते हैं गेस्टाल्टवादी, संपूर्णता पे बल देते हैं। सबसे पहले संपूर्ण चीजों का अध्ययन करो, और धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन करेंगे। कुल मिला के कोई भी चीज है, अपने आप में संपूर्ण रूप से उसको जानने की कोशिश करो, प्रत्यक्षीकरण और सूझबूझ के माध्यम से। इतनी बात हो गई। जैसे मैं आपसे बोलूं पेड़ है, एक बात बताओ, क्या कभी आपने ये सुना है कि तना काट दो या फूल काट दो? काटते तो पेड़ ही हो ना, क्योंकि पेड़ अपने आप में एक समग्र है, एक होल है। जबकि पौधे, और जबकि पुष्प हो गए, तना हो गए, पत्ती हो गई, उसके अंग हैं। तो गेस्टाल्टवाद इतना ही बोलता है, किसी भी चीज में अगर हम लोग समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उसका संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उसकी टोटलिटी, उसकी संपूर्णता का अध्ययन करो। पहले संपूर्ण रूप से उसको देखो, बाद में अपनी विचार प्रकट करने की कोशिश करो। ये गेस्टाल्टवाद मानता है, और इसी गेस्टाल्टवाद को मानने वाला कोट लेविन भी है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर भी रखा है। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं, जो हमारा कोट लेविन है, ताकि लेक्चर हमारा बड़ा ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि कम समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है, बहुत ध्यान में रखिएगा, कि इस सिद्धांत के या क्षेत्रीय वातावरण सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके अन्य नाम है स्थानगत का सिद्धांत, तल रूपता का सिद्धांत, और प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोट लेविन का सिद्धांत जो क्षेत्रीय वातावरण का, इसका अन्य नाम बताओ। स्थानगत, दूसरा होता है तल रूपता। तल रूपता को बच्चा टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। टोपोलॉजी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आकृति जन परिवर्तन, या किसी भी चीज को संगठित करके व्यवस्थित आकार देना, वो कहलाता है हमारा आकृतिजन। ध्यान रखिएगा, तल रूपता। टोपोलॉजी, मैथ्स में इस शब्द का प्रयोग होता है तल रूपता का। फिर से बता रहा हूं, तल रूपता का अर्थ होता है किसी चीज में
आकृतिजन जो परिवर्तन होगा या किसी चीज को एक संगठित करके जो चीज में जो परिवर्तन एक संगठित प्रकार का होगा वो तलरूपता के नाम से जाना जाता है, या शुद्ध भाषा में कहें आकृतिजन परिवर्तन को तलरूपता के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो बताया गया इसका सिद्धांत वो होता है प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। भाई बोलना क्या चाह रहा है लेविन साहब? जैसे नाम में लिखा हुआ है क्षेत्रीय वातावरण का सिद्धांत, और अगले पॉइंट में ये एक फॉर्मूला दे रहा है, देखिएगा, बी बराबर एफ। एफ का अर्थ होता है फंक्शन, या एफ का अर्थ होता है हिंदी में कार्य, और बी का अर्थ होता है बिहेवियर, जैसे हिंदी में व्यवहार के नाम से जानते हैं। तो कोट लेविन के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यवहार उस क्षेत्रीय वातावरण में जो फंक्शन होता है P इंटू ई होता है। P यानी पर्सन और E यानी कि एनवायरमेंट यानी कि वातावरण। यानी कि शुद्ध भाषा में किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो फंक्शन होता है दो चीजों का गुणनफल की अंतःक्रिया, यानी कि उस क्षेत्रीय वातावरण में जो पर्सन है यानी कि व्यक्ति, और उस पर्सन का वातावरण में अंतःक्रिया, ई यानी कि अंतःक्रिया। कुल मिला के लेविन साहब बोलना चाहता है कि हर व्यक्ति है, जैसे ब्रह्मांड एक स्पेस होता है, ब्रह्मांड एक स्पेस ही तो है, और स्पेस से बनता है स्थान, और स्थान से बन गया स्थान का तो एक नाम इनके सिद्धांत का। और उस क्षेत्र में दशा जो होगी उस व्यक्ति की प्राकृतिक दशा कहलाएगी। देखिए पॉइंट निकलते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये बोलना चाह रहा है जिस तरह ब्रह्मांड का एक स्पेस क्षेत्र होता है उसी तरह हर व्यक्ति का, मानव का एक क्षेत्रीय वातावरण या एक क्षेत्र विस्तार, एक क्षेत्र होता है, उसको हम लोग क्षेत्रीय वातावरण या फील्ड के नाम से जानते हैं। तो जो व्यक्ति का जो भी व्यवहार होगा उस फील्ड में या वातावरण में वो दो चीजों का गुणनफल है, और जो व्यक्ति का व्यवहार जो होता है ना उस वातावरण में उपस्थित जो भी कारक होंगे उससे प्रभावित होता है। बिल्कुल बात भी सही है। इतनी बात ये बोलना चाह रहे हैं। हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि ये फॉर्मूला देने वाला बंदे या व्यक्ति का नाम क्या था, तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारा व्यवहार होता है उस व्यवहार में एक संगठित या सही तरीके से जो हमारी आकृति में या मेरे में नहीं, हमारे जो जो भी सीखेंगे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वही आकृतिक परिवर्तन होगा, उसी को तलरूपता भी बोल रहे हैं ये लोग। अब ये जो लेविन साहब है ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा एक दायरा है जैसे जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार के नाम से जानते हैं, इस जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस में या क्षेत्रीय वातावरण में क्या होता है कि देखो भाई, हर व्यक्ति जो होता है कुछ ना कुछ गोल अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। अब वो गोल तभी प्राप्त करेगा जब उसकी कोई ना कोई नीड या आवश्यकता होगी। तो इस क्षेत्र या वातावरण में जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा, मान लेते हैं ये है उसका लक्ष्य, ये लक्ष्य है और ये हमारा है वो पर्सन व्यक्ति। तो वो बताना चाह रहा है लेविन, इन दोनों के बीच में, लक्ष्य के बीच में और ये जो व्यक्ति है जो लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है उसके बीच में जो वातावरण है, जो क्षेत्र है, जो लाइफ स्पेस है, इस वातावरण में, इस फील्ड में, इस जीवन विस्तार में दो तरीके के लोग उपस्थित होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप के, एक नेगेटिव टाइप के। पॉजिटिव व्यक्ति या पॉजिटिव पर्सन वो मोटिवेटेड पर्सन होगा जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक आगे ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि वो आकर्षणकारी व्यक्ति है, या कुल मिला के व्यक्ति की वह शक्ति या वह चालक जो उसको आकर्षण की ओर ले जाती है, लक्ष्य की ओर ले जाती है प्लस, जबकि लक्ष्य से उसको पीछे की ओर खींचने वाली वह शक्ति या वह ऋणात्मक चालक जो विकर्षण के नाम से जानी जाती है, जो उसको लक्ष्य से दूर करने का कार्य करती है, इस जीवन विस्तार या फील्ड में या क्षेत्रीय वातावरण में पाई जाती है, जो उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर करने का कार्य करती है। यानी कुल मिला के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो व्यक्ति जाना चाहता है उसके बीच में एक बैरियर लगा हुआ है, एक अवरोध लगा हुआ है। कुछ लोग लक्ष्य तक जाने के लिए आपकी कुंठा करेंगे, भर्त्सना करेंगे, आपका परेशान करेंगे, आपको अवरोध का काम करेंगे। कुछ ऐसे होंगे अब्दुल कलाम जी जैसे या स्वामी विवेकानंद जैसे जो आपको मोटिवेट करके लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही चीज के लिए उन्होंने वेक्टर शब्द का प्रयोग किया और दो प्रकार के वेक्टर बताए, एक प्लस एक नेगेटिव। प्लस आपका आकर्षण है जो लक्ष्य की ओर ले जाता है, जबकि नेगेटिव आपका विकर्षण है जो लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग अगली स्लाइड में बढ़ते हैं।
देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला लेक्चर। कि मैंने आपसे बोला था कि लाइफ स्पेस या जीवन क्षेत्र विस्तार के नाम से भी जानते हैं, ये वही उसका स्पेस है जहां पर वो रहता है या अंतःक्रिया करता है उस क्षेत्र में, फील्ड में, वातावरण में। तो वो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जीवन विस्तार क्षेत्र सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है। और अपने सिद्धांत में कोट लेविन बताता है, 3 तत्वों की बहुत ज्यादा उसने वर्णन किया है। वो 3 तत्वों को बताने की कोशिश करेगा जो उसको गोल तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये 3 तत्व हैं। पहला है आपका भत्सना, यानी कि कुंठा, यानी कि परेशान कर रहे हैं या नेगेटिविटी। और एक है आपका लक्ष्य, जहां पर आप जाना चाहते हो। और तीसरा है बाधा या अवरोध, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने में आपको पॉजिटिव नेगेटिव तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। और 3 बातों से वो लक्ष्य तक पहुंचता है, जहां पर मोटिवेशन या अभिप्रेरणा उसके लिए एक चालक का कार्य करती है। ठीक है, लक्ष्य तक जाना है, बैरियर भी बीच में लगा हुआ है आपका, जहां पर लोग आपको कुंठित करने की कोशिश करेंगे, आपकी भत्सना या निंदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 तत्व उसके जीवन विस्तार क्षेत्र में, उसके लक्ष्य तक पहुंचने में बीच में पाए जाते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने में। ठीक है, और मोटिवेशन ही वो है जहां तक वो मोटिवेशन के माध्यम से पहुंचेगा। इतनी बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिएगा, लेविन साहब के लिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। मैंने जैसा पहले बोल चुका हूं कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इनसे, तो उन सभी बिंदुओं को ध्यान से नोट करते चलेंगे। अब लेविन बोलता है, जो भी आप फील्ड में, वातावरण में, स्पेस क्षेत्र में सीख रहे हो ना, तो जो अधिगम प्राप्त होगा वो आपका निरपेक्ष नहीं होता। उस वातावरण के प्रति प्रत्यक्षीकरण जो आप करोगे, जो सीखोगे, वो निरपेक्ष नहीं, वो एक सापेक्षिक क्रिया है। यानी कि अधिगम एक सापेक्षिक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, निरपेक्ष नहीं होता है। अधिगम एक सापेक्षिक क्रिया, ये बोला गया है किसके द्वारा? कोट लेविन के द्वारा। अब देखिएगा, कई बार एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि कोट लेविन के अन्य नाम क्या क्या हैं। देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मनोविज्ञान होता है, एक होता है आपका सामाजिक मनोविज्ञान। तो सोशल साइकोलॉजी जो होती है, जिसे हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, उसका फाउंडर आपका जो होता है वो कोट लेविन को ही माना जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सोशल साइकोलॉजी का आपका जो फादर बोल रहे हैं वो कोट लेविन को माना गया है। और ये मनोविज्ञान में संगठनात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं। संगठनात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं। संगठन का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, या टोपोलॉजी जो अपन ने बोला था ना, टोपोलॉजी एक परिवर्तन, आकृति जन परिवर्तन, या एक किसी चीज को अरेंज करके एक क्रमबद्धता में लाना, वही आपका संगठनात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। इन्होंने अपना किसी ग्रुप में या कंपनी में संगठन शब्द का प्रयोग भी किया है कि कैसे लोगों को संगठित होकर कार्य करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, संगठनात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसको माना जाता है? आपका कोट लेविन का। और इस संगठनात्मक मनोविज्ञान में जो भी लोग समूह में होंगे वो स्थिर नहीं होते हैं, गतिशील प्रकार के होते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को समूह गतिशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि वो कौन सा पूछेगा। वो पूछेगा सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, इनमें से किसके अनुसार अधिगम सापेक्षिक क्रिया है, इनमें से कौन समूह गतिशीलता का जनक माना जाता है, इनमें से कौन संगठनात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, इनमें से कौन है जो जीवन क्षेत्र का जनक माना जाता है। इतना ही नहीं, वेक्टर शब्द का प्रयोग किया था ना, वेक्टर को हिंदी में सदिश के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि सदिश क्षेत्र का सिद्धांत देने वाला भी कौन है? आपका कोट लेविन ही है। ठीक है, तो ये हमने कुछ आपके साथ चर्चा करी जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और सभी बच्चे इन सभी नामों को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि यूपी टेट में वन लाइनर टाइप के तथ्य आधारित क्वेश्चन आते हैं। और जो भी और भी अन्य जानकारी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि हमारे पास समय कम बचा है, तो समय को सही तरीके से प्रबंधित करके अनुशासन के साथ उस समय का सही तरीके से प्रयोग करिए। ज्ञान बहुत नहीं, उस ज्ञान को एक अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य की तरफ जरूर पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बात को ध्यान से सुन रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि
अभी इससे प्रीवियस मैंने जो लेक्चर कोहलर का बनाया हुआ है गेस्टाल्टवाद पे, उस पर सेकंड वीडियो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जहां पर इमेजेस के माध्यम से उन्होंने गेस्टाल्टवाद में 6 से 7 सिद्धांत दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।